अच्छा जी, रिकॉर्डिंग भी मैंने ऑन कर दी। कॉल ऑप्शंस कब एक्सरसाइज करने चाहिए और पुट ऑप्शंस कब एक्सरसाइज करने चाहिए, ये जो है वो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जो डिस्कस किया हुआ है उसी डिस्कशन को बेसिकली यहाँ उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि कॉल ऑप्शन विल ओनली बी एक्सरसाइज इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग आइटम इज हायर देन द एक्सरसाइज प्राइस। बिल्कुल सेम वही बात जो अभी हमने अभी थोड़ी देर पहले भी अपनी एग्जांपल में भी देखी कि 125 थी, 125 थी, 123 हुई तो हमने एक्सरसाइज नहीं की, लेकिन 126 या 129 हुई तो फिर हमने एक्सरसाइज करनी शुरू। अच्छा जी, तो अगर एक्सरसाइजिंग पुट ऑप्शंस हो तो पुट ऑप्शंस की एक्सरसाइज में हम जो है वो क्या काम करते होते हैं कि हम लोग बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट जो मैंने लास्ट टाइम भी अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे बात की थी कि सिमिलरली अ पुट ऑप्शन विल ओनली बी एक्सरसाइज if the market price of the underlying item is lower than the exercise price, कि आप चीज जो है वो बेचना चाह रहे हैं तो आपकी प्राइस जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट में जो आपने डिसाइड की भी है, अगर वो मार्केट प्राइस से जो है वो ज्यादा होगी, अगर मार्केट प्राइस से ज्यादा होगी तो तभी आप एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि उस केस में आपको बेनिफिट हो रहा है और दूसरे वाले केस में आपको बेनिफिट नहीं हो रहा होगा। तो ये एक जनरल सी गाइडलाइंस अगर आप इसको जहन में रखना चाहें तो ठीक है, और ना रखना चाहें तो भी कोई खास इतना बड़ा मसला नहीं होगा। है ना, वो किधर हैं अक्सा? सर पता नहीं वो किधर है, उनको मैसेज नहीं उसका किया? नेट ऑफ, उसका नेट ऑफ है तो वो बता नहीं रही किधर है। अच्छा वो घर में, पता नहीं। ठीक है, और एहसन किधर है? सर एसएन का भी नहीं पता। नहीं, ये मैं सर वो पूछ रहा हूँ, शुजात, नवीद, नवीद, वो उन्नीब किधर है? सर उसका भी कुछ पता नहीं है। अच्छा, जॉब पे जा नहीं रहा आजकल? सर जा रहा है, वो जॉब पे जा रहा है। अच्छा 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 अच्छा, तो टाइमिंग्स क्या है मैं आजकल? सर मैं पूछता हूँ उससे किधर है। टाइमिंग्स क्या है तुम लोगों की आजकल? सर टाइमिंग जॉब की तो सर ये सुबह 9 से सर 5 तक है। अच्छा, नहीं चेंज नहीं की उन्होंने बिल्कुल कुछ भी? नहीं सर, चेंज नहीं की। बड़े ही कुछ जालिम आदमी है यार, खुदा की कसम। ना कर यार, ये किस जगह पे काम करते हैं? को बैंक है? नहीं बैंक नहीं है इधर, ये प्राइवेट कंपनी है G11 मरकज में कंस्ट्रक्शन की, उधर मैंने जॉब स्टार्ट की है। बड़े को अजीब लोग हैं यार। 9 to 5, और अगर वो उसमें भी चेंज नहीं तो दिस इज इनह्यूमन। दिस इज क्रिमिनल सर। हाँ बिल्कुल, खैर चलें। अच्छा, हम बात करते हैं शुरू अपनी उससे। जनरल गाइडलाइन तो हमने देख ली, फिर यहाँ पे बस इन्होंने वही पुरानी वाली बातें की हुई हैं कि जो जनरल बातें थी वो जनरल बातें ही इन्होंने की हुई हैं, इसको देख लीजिएगा। एग्जाम्पल जो है वो हम जरा जल्दी से देख लेते हैं कि एन इन्वेस्टर होल्ड्स 5,000 shares in another company XYZ which have a current market price of $6. 5,000 शेयर्स, $6 पर शेयर उसकी कीमत है। The investor will want to sell shares in a few months, in April, but not before that. Not before that. He is concerned that the share price might fall between now and April, but is also aware of the possibility that it could rise. The investor can hedge the exposure. अभी मैंने उसको एक्सप्लेन करना शुरू किया
कि 5,000 अगर शेयर्स उसके पास हों और हर शेयर की कीमत जो है वो $6 हो, तो इसका मतलब है कि तकरीबन 30,000 की उसकी इन्वेस्टमेंट है। अब वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा चांस है कि वो शायद जो है वो वैल्यू गिर जाए, और पॉसिबिलिटी है, माइट मीन्स के ज़्यादा चांस है कि ये काम हो जाएगा। पॉसिबिलिटी मीन्स के लोअर प्रोबेबिलिटी है, परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी लोअर चांस है कि वो बढ़ भी सकती है। तो अब करना क्या चाहिए उसको? अब क्योंकि वो उसके पास होल्ड्स 5,000 शेयर्स हैं, 5,000 शेयर्स उसके पास पहले से मौजूद हैं। The investor can hedge the exposure to market risk by purchasing a put option. अब कॉल ऑप्शन क्या थी? कॉल ऑप्शन तो बिल्कुल ऑब्वियसली आउट ऑफ द क्वेश्चन हो गई, क्योंकि उसने शेयर्स खरीदने नहीं हैं, बल्कि वो जो शेयर्स वो उसके पास मौजूद हैं वो शेयर्स वो बेच सकता है। तो by purchasing a put option on 5,000 shares in XYZ company for expiry in April, suppose the strike price of the option is $6, so that the option is at the money when written. अच्छा, अब शेयर प्राइस अगर वो 6 पे ही रखना चाह रहा है, 6 से ज्यादा वो नहीं कर रहा, चेंज नहीं करना चाह रहा, तो इफ द शेयर प्राइस फॉल्स बिलो 6 बिफोर अप्रैल से 5.50, the investor can exercise the option and sell at a strike price of 6. चीज मार्केट में जो है वो उसकी प्राइस गिर गई है, लेकिन इसने कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि हायर प्राइस पे किया हुआ था, ये अपने कॉन्ट्रैक्ट को उसी प्राइस पे एग्जीक्यूट करवा सकता है। ऑन द अदर हैंड, इफ द शेयर प्राइस राइजेस अबव 6 से 7, he can let the option lapse and sell the shares at a market price of 7. ऑब्वियसली बीच में अब उन्होंने उस चीज का जिक्र नहीं किया कि उसने इसके लिए प्रीमियम कितना पे किया हुआ होगा, और नेट गेन या लॉस की बात बस यहाँ पे नहीं हो रही। यहाँ पे बस सिर्फ ये है कि क्या हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सरसाइजेबल होता है, कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी कब होता है, एट द मनी कब होता है, आउट ऑफ द मनी कब होता है। इस सारे चैप्टर में ज्यादातर डिस्कशन इसी चीज के गिर्द घूमती रहेगी। ठीक है, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं वाली आपको चीज जो है वो समझानी जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो, लेकिन ऑब्वियसली जब आप उसको नेट गेन या लॉस देखेंगे तो उस वक्त फिर यू विल टेक अकाउंट इनटू दैट कॉस्ट दैट यू हैव ऑलरेडी पेड ऑन दीज शेयर्स, जैसे यहाँ पे हमने की कि लेस जो हमने ऑप्शन एक्सरसाइज कर तो दी, लेकिन उसमें नेट गेन या लॉस हुआ, वो हमें जब हम कॉस्ट एडजस्ट करेंगे तो तब हमें ये बात ज्यादा बेहतर तौर पे समझ में आएगी। ठीक सर, है, ये इस पूरे चैप्टर में गेन और लॉस की जहां जहां पे भी डिस्कशन हो रही है, इट इज ओनली इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन हु हैज बॉट दोज, मतलब दैट ऑप्शन इज इन्वेस्टर के बारे में, ऐसे ही है ना? हम उसको उसी लिहाज से देख रहे हैं, वरना ये देखें नीचे जो इसने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इसने ऑप्शन राइटर के हिसाब से दी हुई है, एक्सप्लेनेशन ऑप्शन राइटर के हिसाब से है, और कैलकुलेशन जो शो की हुई है वो उसने ऑप्शन बायर के हिसाब से, बायर के हिसाब से। मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब जो कैलकुलेशंस हैं वो तो बायर के हिसाब से ही हो सकती है ना? हाँ जी, क्योंकि वो ऑब्वियसली राइट है ही उसके पास, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि राइट है ही उसके पास, तो फिर जो गेन या लॉस वो लैप्स होने दे तो होने दे वो। हाँ, बिल्कुल सही कह, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, तो द रूल फॉर क्रिएटिंग ए हेज, वो फिर ये बस एक बहुत एक फिर अगेन वो जर्नल सी अगेन वो बात, लेकिन वो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। लेकिन बहरहाल टू हेज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ अ राइज इन द प्राइस ऑफ एन अंडरलाइंग आइटम बाय कॉल ऑप्शंस, और टू हेज अगेंस्ट the risk of a fall in the price of an underlying item by put option। अगर आपकी प्राइसेस जो हैं वो यानी उसमें इन्फ्लेशनरी ट्रेंड हो, अमाउंट जो है वो आपको बढ़ जाने का अंदेशा हो, खदशा हो,
के वैल्यूज बढ़ जाएंगी तो आप कॉल ऑप्शंस परचेज करें। और अगर आप जो है वो ये हेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बात कर रहा है कि और अगर जो है वो रिस्क ऑफ अ फॉल इन प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग आइटम हो तो आपको पुट ऑप्शंस बाय करने चाहिए। मतलब इसका क्या बनता है ये बताएंगे एहसन इदरीस। और अगर एहसन को कुछ थोड़ी सी परेशानी हो रही हुई तो आसिम भी बता सकता हूँ। मैं तो अभी भी आया, मुझे पता ही नहीं क्या चल रहा है। अच्छा सर, दरअसल नेटवर्क में इश्यू आ रहा है तो कोई नई चीज कल बताऊंगा। वही पुरानी चीजें ही चल रही हैं। जी सर। हाँ जी सर नेटवर्क में इश्यू आ रहा है तो दोबारा क्वेश्चन कल रिपीट बताऊंगा। कर दीजिए। मैं पिछले 15 मिनट से ऑफलाइन था। मैं जो है वो वैसे तो वो चीज आपके सामने जो है वो लिखी हुई है, मैं उसको एक दफा फिर हल्का सा कोशिश करता हूँ कि मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। जी सर। वो कह रहा है कि हमने कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस देखी थी। जी सर। अच्छा, आज हम वैसे टोटल 16 हैं और आज सिर्फ अक्सा नहीं है और उनीब नहीं है, उसके अलावा मेरा ख्याल है जितने लोग भी हैं वो सारे हैं। अच्छा, तो बात ये हो रही है कि कॉल ऑप्शंस वो होती हैं कि ऑप्शन टू बाय, और पुट ऑप्शन कहते हैं ऑप्शन टू सेल। ऑप्शन टू बाय और ऑप्शन टू सेल, जैसे वो लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन थी और उस पे हमने बात की थी, तो यहाँ पे ऑप्शंस की टर्मिनोलॉजी में वो चीज जो है वो कहलाती है पुट कहलाती है और कॉल कहलाती है। पुट और पुटेस्ट। सर तीनों फॉर्म्स पुट की यही है ना, पुट पुटर पुटेस्ट। कॉल जो है वो परचेज। अच्छा, फिर हमने बात की है कि इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, और आउट ऑफ द मनी कब होता है। अच्छा, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट तब होगा कि जब हमारी जो स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस है जिस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो हमारे ज्यादा फायदे में हो मार्केट प्राइस से। स्पॉट प्राइस से अगर जो स्ट्राइक प्राइस है वो ज्यादा फायदे में हो तो कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी होगा। इन द मनी ऑप्शन ही एक्सरसाइज की जाती है। कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा इन द मनी होगा हमेशा एक्सरसाइज वही किया जाएगा, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस is more favorable than spot, और एट द मनी में ये दोनों बराबर ही होती हैं, और आउट ऑफ द मनी में स्ट्राइक प्राइस इज अनफेवरेबल देन स्पॉट, और एट द मनी में दे इक्वल। यानी तुम मार्केट से चीज परचेज कर लो या तुम कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर लो, दोनों में कोई खास जो है वो फर्क नहीं है, ठीक है जी। पुट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन टू सेल। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट जो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ वो वाला एग्जीक्यूट किया जाता है जो कि इन द मनी, जो इन द मनी नहीं है वो एग्जीक्यूट किया ही नहीं जाएगा क्योंकि उसमें फायदा नहीं हो रहा। जो हमारी स्ट्राइक प्राइस है मोर फेवरेबल पुट के केस में कब होगी, कॉल के केस में तो आसिम आपके होते होते हमने बात की थी कि कॉल के केस में स्ट्राइक प्राइस तब फेवरेबल होगी कॉल ऑप्शन के केस में जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट, जब सर मार्केट की कम होगी, मार्केट की कम होगी तो ये हमारे लिए ज्यादा फेवरेबल है। हम महंगी बेच सकते हैं जबकि मार्केट में चीज सस्ती है।
जी सर। ऐसी बात की थी। सर कॉल की तो ये है ना कि अगर हमने कोई चीज परचेज करनी है मार्केट में, उसकी प्राइस कम हो तो हमारे लिए फेवरेबल है, अच्छा, और अगर जो हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो अगर उसकी ज्यादा तो हम लोग एग्जीक्यूट नहीं करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को। उल्टी उल्टी बात कर रहे हैं आप, उल्टी बात। उल्टी बात कर रहे हैं। अगर कॉल है ना, चीज परचेज करनी है, मार्केट जी में प्राइस कम है, तो फिर तो आपको चीज परचेज मार्केट से कर लेनी चाहिए। आप क्यों परचेज करेंगे उसको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू? ठीक है महंगा सर, महंगी चीज यही पर, मैंने। ठीक है। तो जी कॉल सर। ऑप्शन में इन द मनी तब होगा, इन द मनी तब होगा जब आपकी स्पॉट प्राइस ऊपर हो, सही। और पुट ऑप्शन में सिचुएशन जो होगी वो रिवर्स होगी। स्पॉट प्राइस above the strike। अच्छा जी, और इधर जो है वो, इधर जो है वो स्पॉट प्राइस बिलो द स्ट्राइक। अगर स्पॉट, आपकी जो स्पॉट प्राइस है वो आपकी स्ट्राइक प्राइस से नीचे है, तो इसका मतलब है कि आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस में, कॉल ऑप्शंस में अनफेवरेबल या आउट ऑफ द मनी हो जाएगी। अब ये चीज जहन में रखते हुए ये इसने एक रूल बताया है कि टू hedge against the risk of a rise in price of the underlying item, buy call options। कॉल ऑप्शंस बाय कर लेने चाहिए अगर आपको राइज का, के इन्फ्लेशनरी ट्रेंड अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कॉल ऑप्शंस जो है वो बाय करें, और अगर आप जो है वो फॉल इन प्राइस जो है वो कर रहे हैं, अज्यूम वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपको पुट ऑप्शंस जो है वो ऑप्शंस टू सेल आपको परचेज करने चाहिए। अब ऐसी बात क्यों है, ब्रीफली उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे तो सवाल मैंने आपसे पूछा था, लेकिन एक्सप्लेन मैं उसको कर देता हूँ। सर जी जी। सर ये जो राइज और फॉल हो रही है, ये फ्यूचर में बात कर रहे हैं ना, कि फ्यूचर में फिर आगे अगर राइज हो रही है तो फिर उसको हम राइज होने की वजह से फिर सेल कर देंगे, अभी परचेज करेंगे फ्यूचर में सेल कर देंगे। एक्सप्लेन कर रहे थे आप, मुझे जरा एक दो फिर से, मैं देख रहा था कि बोल कौन रहा है। एक दो सर ये इसका ये सर आवाज आ रही? जी जी आ रही है, आवाज तो आ रही है। सर इसका ये कि अगर राइज करने का रिस्क है फ्यूचर में प्राइस का, तो फिर कॉल ऑप्शन लेंगे, क्योंकि अभी फिर परचेज कर लेंगे हम, अगर फ्यूचर में अगर उसकी प्राइस राइज करती है तो फिर उसको सेल करने की अपॉर्चुनिटी होगी। वो जो बुल्स और बियर्स जिस तरह करते हैं, ये उसी से रिलेटेड है कुछ। जी आरिश, यही बात कर रहे हैं या कुछ और बात हो रही है? जी सर, यही कह रहे हैं कि पुट ऑप्शन में चूंकि हमें वो खरीदने हैं, तो फ्यूचर में अगर वो एक्सपेंसिव उसे खरीदेंगे तो उससे अच्छा है कि हम अभी जो पुट ऑप्शन है वो एक्सरसाइज कर लें। और दूसरी तरफ अगर प्राइस गिर रहे हों तो फिर हमें वो बेचना पड़ेगा कम प्राइस पे, जिस पे हमें लॉस होगा, तो हम उससे जो कॉल ऑप्शन है वो एक्सरसाइज कर लेंगे। चलें इसको एक एक और एंगल से, अगर मैं, कि आपके पास ऑप्शन होगी कि आप एक्सरसाइज करना चाहें तो एक्सरसाइज कर लें, एक्सरसाइज ना करना चाहें तो एक्सरसाइज ना करें। जैसे हमने अभी ये जो प्रीवियस जो अभी एग्जांपल देखी, प्रीवियस ये जो एग्जांपल देखी हमने, उसने प्राइस रखवाई थी 6 ही,
और 6 प्राइस रखवा के और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई अगर फ्यूचर में प्राइस राइज हो जाती है, स्ट्राइक प्राइस से बात जो है वो ऊपर चली जाती है, तो आपके पास क्योंकि ऑप्शन है एक्सरसाइज करने की, तो ठीक है एक्सरसाइज कर लें। और अगर आप लैप्स होने देना चाहते हैं तो आप लैप्स होने दें उसको, वरना जो प्राइस आपने तय कर ली है वो तो आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? यार एक मैसेजेस आते रहते हैं ना मुझे, ये बड़े तंग किए हुए हैं, इसको बंद ही कर दूं। ये तो होगा। हाँ वो फिर ओपन करके रखेंगे तो फिर ये तो होगा। हाँ जी सर काइंडली एक दफा दोबारा से जो आपने अपने जो दूसरे जो एंगल की बात किया उधर दोबारा से बता दीजिएगा। कॉल की एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूं, बाकी जो है वो ऑब्वियसली जो पुट की होगी वो इसके हम वाइस वर्सा कर लें। अगर तो प्राइस इंक्रीज नहीं करती, तो अब मैं पर्टिकुलरली ये जो अभी एग्जांपल है मैं इस वाले उसकी बात कर रहा हूं कि अगर तो हमारा खदशा था कि भाई प्राइस इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। अगर तो प्राइस इंक्रीज नहीं होती तो 6 तो हमने लॉक पहले ही की हुई है और पावर भी हमने अपने हाथ में रखवाई हुई है, तो हम उस चीज को एक्सरसाइज करवा लेंगे। और अगर वो 6 से बात बढ़ जाती है तो फिर ठीक है, पावर हमने अपने हाथ में रखी हुई है, हम उसको लैप्स होने देते हैं, नहीं एक्सरसाइज करते। ठीक है, सही है सर। मैं ये बात कर रहा था। सही। तो ये हेजिंग रूल है, ये जरा थोड़ा जहन में रख लीजिएगा। लेकिन सर ये हेजिंग रूल अदर वे अराउंड भी तो हो सकते हैं, मतलब ये थोड़े शेकी नहीं है हेजिंग रूल्स? सर जो गहरी बात है ना इसमें, गहरी बात इसमें ये है कि एक है अंडरलाइंग एसेट की प्राइस मूवमेंट और एक है हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है जो ऑप्शन है इन दिस केस, उसकी मूवमेंट है। तो जो मेन एसेट है, जो अंडरलाइंग एसेट है, जिसके ऊपर सर हमने जो है वो हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, मेन प्राइस उसमें अगर उतार चढ़ाव होता है और उधर अगर नुकसान होगा तो यहाँ पे हमें गेन हो जाएगा। हम ऑपोजिट नहीं सर, मतलब उसने कहा है कि प्राइस बढ़े तो कॉल ऑप्शन ले, तो मतलब प्राइस अगर बढ़े तो मैं पुट ऑप्शन भी तो ले सकता हूँ, कीपिंग इन माइंड के मतलब मेरी वो जो अंडरलाइंग एसेट है उसकी प्राइस क्या है। अब डिपेंड करता है कि आप वो ये जो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, इट डिपेंड्स। दोनों में से जो एग्जैक्टली दैट है, तो आप होल्ड कर रहे हैं कि नहीं होल्ड कर रहे हैं। एग्जैक्टली दैट इज माय पॉइंट कि मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, नॉट द मतलब ये थोड़ी शेकी है ये रूल, क्योंकि सिचुएशन के मुताबिक जर्नल जो है वो उन्होंने ब्रॉडर सेंस में उन्होंने बात की कि अगर आप उसमें ऑप्शंस में हेज क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ब्रॉडर उसमें ऑब्वियसली फाइन ट्यूनिंग वगैरह वो तो फिर साथ में देखी जाती है। अच्छा, बाकी फिर इन्होंने वही दोबारा से फिर बार बार जो है वो बातें उन्होंने दोहराई हुई हैं और करेंसी ऑप्शंस में वो बात लेके गए हुए हैं
तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे चले जाते हैं और एग्जाम्पल और क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि फिर हम ये है कि हम आगे मूव कर सकें, उसके ऊपर क्वेश्चंस के ऊपर मूव कर सकें, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट लेक्चर तक ही जो है वो हम कर पाएंगे। इसके क्वेश्चंस वगैरह भी बुक में हाँ डेफिनेटली होंगे। अच्छा, ये एक्सपेक्ट्स टू पे 1 million euros टू अ सप्लायर इन बेल्जियम। क्या हुआ? ये तो होगा। अच्छा, वो आवाज आ रही थी तो मैंने कहा कि मैं जरा थोड़ा सा पहले म्यूट कर लूं, तो फिर उसके बाद हम आगे चलें। US कंपनी एक्सपेक्ट्स टू पे 1 million euros टू अ सप्लायर इन बेल्जियम। अब ये भी उन्होंने खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइप की। इट इज नाउ नवंबर। अच्छा, यूएस कंपनी है, 1 million euro उसने पे करने हैं और बेल्जियम को पे करने हैं। अच्छा, इट इज नाउ नवंबर and the payment is due in March. The company wants to use currency options to hedge the exposure. Each currency option is for 125,000 euros, जो कि स्टैंडर्ड हमारे पास पहले से जो है वो मौजूद है। 1 million euro पे करने हैं, तो लाजमी बात है कि वो डॉलर देगा और उसके बदले में यूरो खरीदेगा और फिर जो है वो पेमेंट अगले बंदे को जो यूरोज में करनी है उसने वो कर देगा। तो the company will need to buy euros to make the payment to the supplier. Therefore, it wants to hedge the risk of a rise in the value of a euro. ये ना हो कि इन 3-4 महीनों में यूरो की प्राइस बढ़ गई तो फिर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने में के ऊपर हमारी कॉस्ट फिर और भी ज्यादा लग जाएगी। तो ये जो है वो उनका रिस्क एक्सपोजर है। तो जी, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो। अच्छा, द कंपनी शुड देयरफॉर बाय कॉल ऑप्शंस। अब कॉल ऑप्शंस क्या है कि उसने ऑब्वियसली यूरोज परचेज करने हैं, तो वो परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट अभी से ही कर ले। वी शैल सपोज दैट द कंपनी चूज अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 1.24 US डॉलर्स टू। अब ये सिर्फ उन्होंने वैसे ही हाइपोथेटिकल जो भी फिगर उन्होंने बता दी हमें, और and that the premium for March call option at this strike price is 3.43 US cents per euro. तो उनकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी वो जब आप 1 मिलियन को इस प्रीमियम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34,300 उनकी आ गई कॉस्ट। और कितने कॉन्ट्रैक्ट्स वो बाय कर सकते हैं? बाय कर सकते हैं वो 8 कॉल ऑप्शंस कर सकते हैं। अब ये परफेक्ट हेजिंग की बात, अभी तक जितनी भी एग्जांपल्स हुई हैं इन तमाम एग्जांपल्स में हेजिंग परफेक्ट ही रही है कि तमाम यानी वो थे 10 लाख थे तो 1,25,000 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल पूरे पूरे जो है वो हमारे पास आ रहे हैं। तो क्वेश्चंस में फिर जब हम जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि अगर परफेक्शन ना हो और इम्परफेक्ट हेजिंग हो रही हो तो फिर उसमें हमने एडजस्टमेंट वगैरह जो है वो कैसे करनी हो। तो अब यहाँ पे the US company expects to pay 1 million at the end of March and buys 8 call options on March euro currency futures at a strike price of 1.24. We can look at the position of the company if the spot exchange rate in March is 1.2. अब ये कॉल ऑप्शन है, ये बात जहन में रखिएगा। स्ट्राइक प्राइस जो है वो पहले ही 1.24 जो है वो डिसाइड हो चुकी है। तो 1.20 पे, 1.22 पे, 1.25 पे, 1.28 पे, 1.30 पे क्या वो ये ऑप्शंस जो है वो एक्सरसाइज करेगा या एक्सरसाइज नहीं करेगा? ठीक है जी। तो पहले वाली एग्जांपल भी कॉल ऑप्शन की थी, ये वाली एग्जांपल भी जो है ये भी कॉल ऑप्शन की ही है। तो पहली दो ऑब्वियसली एक्सरसाइज नहीं करेंगे। एक्सरसाइज क्यों नहीं करेंगे ये एक्सप्लेन करेगा नवीद।
नवीद सोच रहा होगा कि क्या मेरा नाम ही नवीद है। अरे कोई बात नहीं, ना आता हुआ करे तो बस बता दिया करें कि सर नहीं आता। डू इट नवीद। वो सही पता नहीं क्या है भी कि नहीं इधर। हाँ तो चलें, शुजात। सर जी, क्या करेंगे, ये एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहे, क्या है? सर मैं सही बताऊं, बीच बीच में सो जाता था थोड़ी थोड़ी देर के लिए। अच्छा, रूटीन नहीं सेट होगा। सर वो नींद आ जाती है खुद ब खुद, पता नहीं किस तरह। अच्छा, नहीं नींद तबीयत की वजह से आ रही है, नींद ठीक ना होने की वजह से आ रही है, नींद थकावट की वजह से आ रही है कि काम था? जी सर बस वो रोजे में गया हुआ था, काम पे गया हुआ था, अभी बस वापस आया हूं तो इस वजह से आ रही है। लेकिन कोई नहीं सर, मैं कुछ ना कुछ बोल देता हूं ताकि आपको तसल्ली हो कि मुझे हाजिर हूं। अच्छा अच्छा, ठीक। चलें, आपके सर साथ अगर लास्ट लेक्चर की और आज वाले की भी आपके साथ शेयर भी कर देंगे, तो साथ में फिर अगर टाइम मिला तो फिर इसको भी देखेंगे। अच्छा, तो हम पूछ लेते हैं बाबर से। बाबर है हमारे साथ? सर वो भेज दिया। ये भी छुट्टी पे गया। ये भी छुट्टी पे गया हुआ है। जुनैद, ये भी गया। शहजाद, और कोई तो बोल दो। ये सर्दी सारे लगा के गायब हो गया। इसका मतलब है कि सर बैठे हुए हैं, प्रेजेंट है। जी सर। जी सर। जी शहजाद, ये क्या क्यों हम सर जी मैं बोल रहा हूँ। पहले जुनैद को बोलने दें फिर आप। अच्छा अच्छा ठीक है। सर सॉरी, वो किचन में जरा काम कर रहा था। अच्छा, पकौड़े बना रहे थे। तो ये काम तो करने मुझे चाहिए, बेगम मेरी अकेली बना रही है वहां पर। सर जी वो इफ्तारी में जरा थोड़ी सी हेल्प करानी पड़ती है। अच्छा अच्छा अच्छा, सवाब में आप भी हिस्सा डालना चाहते हैं? जी सर। इसकी भी सर मतलब मंगनी शंगनी हो गई है, ये तो और 2 महीने बाद मतलब ये भी सूली चढ़ने वाला है। वो ट्रेनिंग ले रहा है। यस। अच्छा अच्छा अच्छा, बर्तन शर्तन कल को सर फिर मतलब वहां पे वो कोई मतलब ट्रेन बनना जाएगा तो मसला नहीं होगा। सर ये तो बड़ी बात। अपनी रिस्पेक्ट भी। आप, मैं और शुजात। हाँ सर। हम समझ सकते हैं। हम जिन लोगों का कबीला एक ही है ना, तो हम बेहतर समझ सकते हैं कि ये ट्रेनिंग कितनी जरूरी होती है। एग्जैक्टली। सर लेकिन अल्लाह का शुक्र है, वो मतलब उस तरह का अभी तक मैंने फेस कुछ नहीं किया। ओ भाई तू, ओ यार लाले तू गलत सोच रहा है। हम सर का और मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी ये भी हो सकता है कि बेगम मैके चली जाती है तो फिर नहीं गलत मत सोचा करो यार। जो जरूरी का लफ्ज बीच में आया ना, इसने बड़ी शुबात डाल दी है ना। अभी तू सोच गलत रहा है यार, हम तो इस एंगल से बात कर रहे थे। ये देखें, हम तो ये कह रहे हैं कि ये तो एक एहसास की चीज है ना कि खाना बनाना तो जावेद साहब बंदे को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? एग्जैक्टली आना चाहिए सर, बिल्कुल आना चाहिए। बर्तन धोने आने चाहिए, खाना पकाना आना चाहिए, ये बड़ी घर की सफाइयां भी। और सर सच्ची बात है, मतलब चलो मजाक अपनी जगह, ये सारे काम हमने पोस्टों के ऊपर किए हुए हैं। मतलब हम ऑप्स एरिया में होते थे, हम खुद अपना खाना बनाते थे, खुद बर्तन धोते थे। अच्छा,
क्या बात है, क्या तो बात। सब कुछ चलता है, फिर वन तो शुड सर लर्न। किसी दिन आपके हाथ का कुछ बनाया हुआ इंशाल्लाह ट्राई भी करेंगे फिर। सर इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बल्कि मैं अभी किसी दिन, ये अल्लाह खैर करे, कोविड शोविड खत्म हो तो किसी दिन अपना बना हुआ ले आऊंगा। जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा फरहान है हमारे साथ या फरहान नहीं है? सर होगा है सर, इधर ही है। माशाल्लाह। फरहान यार ये क्या क्यों एक्सरसाइज नहीं की? पहली दो ऑप्शन हमने और तीसरी चौथी पांचवी कर ली। सर आपकी आवाज काट रही है। मैंने कहा पहली दो ऑप्शन एक्सरसाइज क्यों की और आखिरी तीन, पहली दो क्यों नहीं की और आखिरी तीन क्यों कर ली? सर आउट ऑफ द मनी है इसलिए। हाँ, आज के ये जो पहली सबसे पहली एग्जाम्पल हमने डिस्कस की थी ना, ये बिल्कुल एग्जाम्पल उसी से रिलेटेड है, बिल्कुल 100% वही इसमें। और उसमें वो भी कॉल ऑप्शन थी, ये भी कॉल ऑप्शन है, वो भी डॉलर और यूरो था, ये भी डॉलर और यूरो है। उसमें जो कम प्राइस वाला था वो हमने नहीं वो किया था, एग्जीक्यूट नहीं किया था, इसमें भी नहीं कर रहे हैं। तो रीजन जो उसमें बताई थी वो वही रीजन यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, बिल्कुल सेम एज इट इज। पहले दो नहीं हो रहे क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी है। आउट ऑफ द मनी अब वो क्यों है? आपने नहीं बताऊंगा। आप जो एक चीज मार्केट से कम वैल्यू पे परचेज कर सकते हैं वो यहाँ पे आप ज्यादा वैल्यू पे परचेज क्यों करेंगे? ठीक है, इसमें फिर हमने मजीद भी थोड़ी सी वो पूछी, गहराई में बात जो है वो हमने की थी। अगर ये जरा चेंज हो जाता तो ये हमने कॉल ऑप्शन थी 1.25 पे रेट तय हुआ था, तो 1.23 वाला रेट हमने एग्जीक्यूट नहीं किया था। और उस पर फिर हमारी काफी लंबी, हमारी क्या भट्ट साहब की और जावेद साहब की और आरिफ साहब की काफी लंबी डिस्कशन भी चली थी, जो कि उसकी एक्सप्लेनेशन भी ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो ये भी एग्जांपल जो है ये बिल्कुल सेम उसी के ऊपर अप्लाई हो रही है। रीजन उसकी ये है कि पहले लास्ट तीन ऑप्शंस इन द मनी है, क्योंकि वहां पे रेट जो है वो आपकी स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा है। मार्केट में चीज महंगी है, मार्केट में ज्यादा डॉलर दे के और फिर यूरो मिलेंगे, जबकि यहाँ पे यानी इस दूसरी वाली में यानी रेट जो है वो आपके उससे 1.24 है, जबकि इसमें 1.25, 1.28 और 1.30 जो है, इन तीनों केसेस में स्ट्राइक प्राइस जो है वो आपकी क्योंकि स्पॉट प्राइस से कम है, तो आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट इन्होंने यहाँ पे शो भी किया हुआ है कि कितना कितना हो रहा है, कॉस्ट कितनी है और प्रॉफिट कितना हो रहा है।